हाय किड्स, वेलकम बैक। आजकल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स मतलब बिजली की प्रॉब्लम्स की वजह से जेनेसिस में रेगुलरली हम क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी थोड़ा इस हफ्ते हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स ज़्यादा देंगे। इस हफ्ते कोशिश करेंगे, अगर अगले हफ्ते तक पावर बैकअप अरेंज हो जाता है तो फिर हम दोबारा लाइव क्लासेस पे आ जाएंगे। वैसे अगले हफ्ते से काफ़ी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बट स्टिल। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की पीवाई वर्कशीट हम कर रहे थे, आधी कर ली थी मैंने दोनों ही बैचेस में, ए और बी दोनों ही बैचेस में। लगभग क्वेश्चन 50 तक डिस्कस हो गए थे दोनों बैचेस में। तो उसके आगे का जो पार्ट है जो लाइव क्लासेस में नहीं हो पाया, वो आज हम यहाँ इस रिकॉर्डेड लेक्चर में कवर करेंगे। चलो फिर ओपन बोर्ड पे आ जाते हैं। वेरी गुड, मीटिंग कंट्रोल साइड हो गए। हमने करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यार घर पे मैं एक बड़ा क्रूड सा टैब का सेटअप यूज करता हूँ, जुगाड़ ज़्यादा है वो, उसकी वजह से ना इस पर राइटिंग अच्छी नहीं बन पाती मेरी। लाइव लेक्चर्स में राइटिंग अच्छी आती है क्योंकि वहाँ पर हमारे पास प्रोफेशनल सेटअप पड़ा हुआ है ऑफिस में। एनीवेज, तो क्वेश्चन 48 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आप में से कई लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हुए हैं व्हाट्सएप पे या जेनेसिस ऐप पे। मैंने वो क्वेश्चंस अपनी शीट में मार्क कर लिए और मैं वही क्वेश्चंस कराता जाऊंगा। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 48। A capacitor of capacitance 3 microfarad is charged by connecting it across a 10 volt battery by closing key K1। आपके पास भी शीट होगी, आप डायग्राम देख सकते हो। It is allowed to discharge through 2 ohm and 4 ohm resistors by closing the key. What is the total energy dissipated in the 4 ohm resistor? तो हमें कहा गया कि एक कैपेसिटर है जिसे पहले चार्ज कर लिया गया था 10 वोल्ट्स तक, और उसके बाद इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया गया दो रेजिस्टर्स के थ्रू। ठीक है, इसे दो रेजिस्टर्स के थ्रू डिस्चार्ज किया गया। इसकी अपनी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 माइक्रोफैरेड। 2 ओम का एक रेजिस्टर है, 4 ओम का दूसरा रेजिस्टर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 2 ओम जो है उसने पावर डिसिपेट की P2 और 4 ओम ने की P4। अब एक चीज समझना, इस कैपेसिटर के पास जो एनर्जी थी डिस्चार्जिंग में, वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और तो कहीं जा नहीं सकती। हीट के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। तो हम ये कह सकते हैं 2 और 4 इन्होंने नेट कितनी एनर्जी लूज करनी है, उसे P2 कह लो या H2 कह लो। H कहना बेटर होगा वैसे, नहीं P से ऐसा लगता है जैसे पावर की बात हो रही है। H की बात करते हैं, H2 प्लस H4। दिस थिंग शुड बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 ओम पे टोटल हीट एंड 4 ओम पे टोटल हीट। अग्रीड। एक इक्वेशन ये बन गई, तो H2 प्लस H4 बिकम्स हाफ इंटू C इंटू V का स्क्वायर। So this becomes 30 into 100 is 300, 150 into 10 power minus 6 joules, यानी कि 0.15 मिली जूल्स। ये H2 प्लस H4 है। ठीक है, एक इक्वेशन बनी H2 H4 के लिए। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। ध्यान से सोचो, करंट इज सेम इन बोथ। ठीक है, करंट इज सेम इन बोथ। अब पावर जो होगी 2 में हमेशा आई स्क्वायर इंटू आर रहेगी। आर मतलब 2 ओम्स। ठीक है, वैसे ही पावर इन 4 विल बी आई स्क्वायर इंटू 4 ओम्स हमेशा। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं ध्यान से समझना, 4 ओम वाली में पावर 2 ओम से डबल है, क्योंकि करंट हमेशा सेम है। रेजिस्टेंस डबल है तो पावर भी डबल होगी, और अगर पावर डबल है तो हीट भी डबल होगी। तो H4 मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स H2। ओके, एक इक्वेशन हमारे पास यहां पर है, H2 plus H4 is 0.15 मिली जूल्स। दूसरी इक्वेशन है H4 is equal to 2H2। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। यहां से सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आनी चाहिए H4 is equal to 0.1 मिली जूल्स। ठीक है, एंड H2 is equal to 0.05 मिली जूल्स। ठीक है, हमसे पूछा गया 4 ओम पे कितनी रेजिस्टेंस, कितनी हीट लूज हो रही है, वो 0.1 मिली जूल है। दैट मीन्स आंसर इज सी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 49 जो है, इसमें फिगर मिसिंग है यार। अब क्या करें, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते।
ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद मुझे कहा गया है 52। What is the equivalent resistance between point A and B? Just a moment. चलो, तो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा सर्किट दोबारा बना दिया यार, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन आपके लिए तो पॉज हो गई थी वीडियो। एनीवेज, ये तो तुम्हें देख ही गया कि इसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, पॉइंट्स को नाम देना शुरू करते हैं। ए और बी तो यूज हो ही चुके हैं। इस पॉइंट को कहते हैं सी, इस पॉइंट को कहते हैं डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। सेंटर वाले जॉइंट को चाहे नाम देना चाहो तो दे दो, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर वायर्स इस तरह से बनी हुई हैं। दैट मीन्स कि ये वायर्स आपस में टच नहीं कर रही हैं। अगर ये वायर्स आपस में टच करती, ये वायर्स एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। अगर ये टच करती तो ध्यान से सोचो, सारे रेजिस्टर्स जो थे वो शॉर्ट हो जाते। सारे रेजिस्टर्स 8 और 2 को छोड़ के शॉर्ट हो जाने थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। अब हम बनाते हैं दोबारा से पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम। पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करेंगे। ए से एफ के लिए 8 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। एफ से देखो, एफ और डी आर बेसिकली द सेम पॉइंट। एफ एंड डी आर बेसिकली द सेम पॉइंट, तो एफ कॉमा डी लिख देना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब इस एफ कॉमा डी से ये दोनों सेम पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। 20 ओम का एक रेजिस्टर चलता है और 30 ओम का एक रेजिस्टर चलता है पॉइंट ई के लिए, ठीक है। तो दिस इज 20 एंड 30। और ये तो मैंने ये वाले रेजिस्टर ड्रॉ किए एफ से। डी से भी ई के लिए दो रेजिस्टर्स हैं। डी से भी ई के लिए दो रेजिस्टर हैं, वो दोनों ही यहीं से शो होंगे। डी और ई के लिए जो रेजिस्टर है, डी से ई आने में पहला रेजिस्टर है 10 और दूसरा रेजिस्टर है 40, ठीक है। और ध्यान से देखा जाए तो ये ई पॉइंट जो है, ये वाला ई पॉइंट जो है, ये सी ही है। ये ई कॉमा सी है, ओके। ये ई कॉमा सी है। तो डी से ई कॉमा सी के लिए एक और रेजिस्टर जा रहा है, मतलब एक और ब्रांच जा रही है, ये वाली, जिसमें 10 और 15 लगे हुए हैं। वो मैं यहां शो कर देता हूं, ठीक है। 10 एंड 15। और फिर इस सी पॉइंट से, पॉइंट सी या पॉइंट ई से पॉइंट बी के लिए एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 2 ओम। देखो, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक ने इस क्वेश्चन को कितना सिंपल कर दिया। एफ एंड डी आर द सेम पॉइंट एंड ई एंड सी आर द सेम पॉइंट। आप चाहते तो यहाँ से ये एफ और ई नाम ही मिटा दो, इसको भी सी लिख दो, इसको भी सी, इसको डी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अब आपके पास जो सर्किट है, इसमें 8 ओम्स हैं, 50, 50 एंड 25 पैरेलल में लगे हैं। 50, 50 एंड 25। तो इसकी पूरी रेजिस्टेंस निकालनी है। इस पे प्रोडक्ट बाय सम मत लगाना। 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/25, ठीक है। दिस विल बी 4/50, बट ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 50/4, विच इज 12.5। तो ये जो पूरा का पूरा 6 रेजिस्टर्स से मिलके बना है, ये 12.5 है। और इसके बाद 2 ओम का एक और रेजिस्टर है, ठीक है। ये पॉइंट एफ कॉमा डी है, ये पॉइंट ई कॉमा सी है, ये है ए, ये है बी। अरे बाप रे, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। चलो यार, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन मुझसे तो होगी नहीं, तुम देखना खुद से कैलकुलेटर पे कर सको तो। वैसे आंसर 22.5 ओम्स आना चाहिए, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। सर्किट लंबा था, लेकिन सॉल्व करने में इतना मुश्किल नहीं था। देखो, क्वेश्चन लंबा होता है ना, तो समझ जाओ आसान होगा, क्योंकि लंबा और मुश्किल दोनों चीजें इकट्ठी कभी नहीं आती जेई में ना नीट में, क्योंकि वो किसी से भी नहीं होने वाला। ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन देना ही ऐसा है, मुश्किल छोटा, आसान लंबा, ताकि हर किसी से ना हो पाए। तभी तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अच्छे और बेकार स्टूडेंट में। अगर मुश्किल क्वेश्चन लंबा दे दिया, किसी से भी नहीं होगा, ना अच्छे स्टूडेंट से ना बुरे स्टूडेंट से, तो फिर फायदा क्या टेस्ट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54।
बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम लिखना चाहिए था, 40 लिख दिया गया है गलती से। कनेक्टेड टू नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स एज शोन, इन ऑर्डर टू गिव द मैक्सिमम पावर व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर। तो सबसे पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसके लिए फिर से हमें पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं यार इसमें। और इन रेजिस्टर्स की सबकी वैल्यू भी अलग अलग है। ये 4 ओम है और यहाँ से एक वायर ऐसे जुड़ी हुई है। इनकी वैल्यूज हैं आर आर आर, 6R आर, 4R, अरे बाप रे, एंड आर। ये बैटरी है वी। अब ध्यान से समझो, इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे। पॉइंट पोटेंशियल तो लगेगा ही लगेगा, वो तो हमें पता है, लेकिन मैक्सिमम पावर थ्योरम भी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि इन्होंने कहा है कि नेटवर्क को मैक्सिमम पावर हमने देनी है। नेटवर्क को मैक्सिमम पावर कब देंगे? जब सेल को छोड़ के, इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ के बाकी जो भी रेजिस्टेंस है वो 4 ओम के बराबर होगी। आर इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू 4 ओम्स। बट ध्यान रखना है कि आर इक्विवेलेंट निकालते हुए इस 4 ओम को कंसिडर नहीं करेंगे। हम आर इक्विवेलेंट का मतलब समझेंगे ए और बी पॉइंट के बीच में लगी हुई रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी शुड बी इक्वल टू 4 ओम। क्यों? मैक्सिमम पावर थ्योरम कहती है कि अगर आपको किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर ड्रॉ करनी है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमने इसका प्रूफ किया है जेकोबीज या मैक्स पावर थ्योरम के नाम से। ये कई बार बुक्स में नहीं मिलती है, लेकिन ये बहुत फेमस थ्योरम रही है क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अभी भी कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्या पता। हम अपनी तरफ से सीख के रखते हैं। एनीवेज, ऐसा करते हैं, पॉइंट पोटेंशियल लगाते हैं। तो ये पॉइंट भी बी है, ये वाला पॉइंट भी बी है। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी, ये पॉइंट तो ए है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं काम। पॉइंट ए से, पॉइंट ए से बी तक एक डायरेक्ट रेजिस्टर है आर। इसको मैं सबसे नीचे से ड्रॉ कर देता हूँ। सब कुछ पैरेलल में रहेगा, ये सबके पैरेलल में है। ठीक है, उसके बाद ए से देखा तो एक रेजिस्टर गया डी को, जिसकी वैल्यू भी है आर। ए से बी वाले की वैल्यू भी है आर। ठीक है, डी से बी को गए दो डायरेक्ट रेजिस्टर्स आर एंड आर। ओके, ये भी आर और ये भी आर। डी से सी को गया एक रेजिस्टर, वो सी मैं यहां शो कर देता हूं, 6R। और सी से बी को एक रेजिस्टर इधर से और एक रेजिस्टर इधर से, तो ये दोनों पैरेलल रेजिस्टर्स हैं आर। ठीक कर रहा हूं मैं? ठीक है, दिस इज आर एंड दिस इज ऑल्सो आर। अब हमें इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अरे यार, ये आसान काम नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आर है, ये 2R है, ये 6R प्लस आर बाय 2 है। तो हमारे पास बनेगा सर्किट आर 2R 6.5 which is 13 by 2 R। मैंने सही भी लिखी है वैल्यूज। ओहो, ये 4R था। सी से बी जाने वाला एक रेजिस्टर 4R था, तो ये 13/2R नहीं हो सकता। ये 4R प्लस आर विल बी 0.8R, तो ये 6.8R है। ये पॉइंट बी है, और एक और आर यहाँ पैरेलल में लगा हुआ है। अरे यार, एक गड़बड़ हो गई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, गड़बड़ क्या हो गई है, ध्यान से समझना। उसकी वजह से ये क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो रहा था। गड़बड़ ये है कि यहाँ पर ये वाली वायर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली वायर जो है ये नहीं होनी चाहिए, इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको
ओरिजिनल सोर्स से चेक किया, इसका जो डायग्राम आपको ग्राफ में दिया गया है वो गलत है, तो ये पॉइंट बी नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट का नाम कुछ और होना चाहिए, विच मीन्स ए से बी तक की कोई भी डायरेक्ट वायर नहीं है। ठीक है, ए से बी तक की कोई भी डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम कुछ और रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो ए से एफ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ए से एफ एक रेजिस्टेंस है आर, और एफ से सी तक दूसरी रेजिस्टेंस है आर, ये बीच वाला पॉइंट है एफ। ठीक है, क्या हो जाता है यार, ठीक है, तो बीच वाला पॉइंट ये एफ है। सी से बी सिर्फ एक रेजिस्टेंस जा रही है 4R, ये दूसरी आर भी फिर नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमने पहले ये सी से एफ वाली को बी से जोड़ दिया था, नहीं होना चाहिए था, तो डायग्राम में गलती थी। अब इससे क्या होगा, ये वाला पूरा डायग्राम हमारा अननेसेसरी है, बेकार है, गलत है। अब यहाँ पर देखो तो आपको दिख गया कि एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, ये 6R यहाँ पर है, ठीक है, आर आर 2R एंड 4R, ठीक है, सॉरी आर यहाँ पर 2 है, तो आर 2R एंड 4R, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की वजह से 6R हो गया कैंसर। तो नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगी, ऊपर आर और 2R और नीचे 2R और 4R। ठीक है, तो 3R और 6R पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R। ठीक है, सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2R विच शुड बी इक्वल टू 4 ओम, R की वैल्यू आ गई 2 ओम। अब ये फिर से हमारे ऑप्शंस में नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ भयंकर ही गलती है यार। ठीक है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, मैंने इसे एक दो सोर्सेज से चेक किया, रिकॉर्डिंग पॉज करके। आर की वैल्यू 2 ओम आनी चाहिए, ये क्वेश्चन मुझे बुक्स में सॉल्व भी मिला तो उसी तरीके से मिला, जो यहाँ पर बी और एफ को जोड़ के ये क्वेश्चन किया गया है वो गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे बोला था क्वेश्चन नंबर 60। यार गलतियां इतनी है ना, पता नहीं कैसे हो जाती हैं जेनेसिस की शीट्स में इतनी गलतियां। A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section, which quantities remain constant along the length। हमें कहा है कि ऐसा कोई कंडक्टर है, मैंने कोनिकल ड्रॉ किया, कैसी भी शेप का हो सकता है, बस एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, तो कौन सी क्वांटिटीज है जो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड, इन तीन चीजों की बात हो रही है। तो हमें पता है I इज इक्वल टू एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एक और चीज है I अपॉन ए विच इज इक्वल टू जे, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ई। मैंने आपको पहले भी कहा था माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट में कुल मिला के ये दो ही चीजें याद रखने वाली हैं, कुल मिला के दो इक्वेशन है याद रखने की, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती। अब एक चीज तो ऑब्वियस है कि यहां से लेके यहां तक करंट इज कांस्टेंट, चाहे आप इसे सीरीज वाले लॉजिक से समझ लो, या ये कह लो कि यार एवरी इलेक्ट्रॉन दैट पासिस थ्रू ए हैज टू पास थ्रू बी विदाउट स्टॉपिंग। हाँ है ना, every electron that passes this end A has to pass through this end B without stopping, तो I has to be constant, तो आंसर कैन बी A, C और D। ठीक है, B तो नहीं हो सकता। अब इक्वेशन 1 के हिसाब से देखो, अगर A कांस्टेंट नहीं है बेटे, अगर एरिया कांस्टेंट नहीं है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I अपॉन एन ई ए। I कांस्टेंट है, पक्का कांस्टेंट है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकती। ई इज फंडामेंटल चार्ज, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ए चेंज हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 100% चेंज होगी ही होगी, क्योंकि ये सब कुछ तो कांस्टेंट है, एरिया बढ़ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो आंसर ना ए हो सकता है ना सी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो सकती, वो भी हमें यहां से दिख जाएगा, क्योंकि ई इज इक्वल टू आई अपॉन सिग्मा ए। again I and sigma are constant but area is not constant। ठीक है, so Vd and E are not constant।
माइक्रोस्कोपिक मॉडल के सारे क्वेश्चन सिर्फ इन दो इक्वेशंस के दम पे ही होते हैं और कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं होती. ओनली आई इज कांस्टेंट. सो आंसर शुड बी ऑप्शन डी. रीजन सबको समझ में आ गया होगा. अच्छा, बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो आपने नहीं पूछे थे, किसी और ने पूछ लिए होंगे यार, इसलिए आ गए हैं. ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे. इन द सर्किट शोन P is not equal to R, the reading of the galvanometer is same whether the switch S is open or closed. ठीक है, हमसे बोला गया कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी चीज हमें बना के दी गई है और P और R इक्वल नहीं है. ठीक है, यहां पर डायमंड शेप में बनाया गया है, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूँ. रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी कुछ होगी, P, Q एंड R, और यहाँ एक स्विच है. ठीक है, हमसे कहा है कि ये स्विच ओपन हो या क्लोज हो, गैल्वेनोमीटर को फर्क नहीं पड़ता. विच मीन्स, ध्यान से समझना, यहां पर स्विच ओपन या क्लोज होने से फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. ठीक है, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें इस सेंट्रल ब्रांच में, ब्रिज ब्रांच में कोई करंट नहीं जाता. तो जो करंट P में से पास होगा वही करंट Q में से पास हो जाएगा, और जो करंट R में से पास होता है वही करंट गैल्वेनोमीटर G में से भी पास होगा. ठीक है, IP इज इक्वल टू IQ एंड IR इज इक्वल टू IG. ठीक है, बिकॉज देर इज नो करंट इन ब्रिज. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर हम इस स्विच को ऑफ भी कर रहे हैं तो सर्किट के करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, विच मीन्स इसे ऑन रखने पे भी इसमें कोई करंट नहीं जा रहा था, तभी तो ऑफ करने पे फर्क नहीं पड़ा है. और ऐसा तभी होता है जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है. ठीक है, तो हम यहाँ से ये दो कंडीशंस में से कोई भी एक ऑप्शंस में मिल गई तो हमारा काम हो जाएगा. IR इक्वल्स IG हमें ऑप्शन ए में मिल रही है. ठीक है, उसके बाद की जो तीनों कंडीशंस हैं वो क्रॉस हो रही हैं, PG, QG या QR. ठीक है, ये सारी कंडीशंस क्रॉस की हैं, तो B, C और D गलत हैं. A इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी है. A wire of length L is connected with 3 cells of 0 internal resistance. तो वायर की अपनी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि सॉरी वायर की अपनी कुछ रेजिस्टेंस होगी R, इनकी अब कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है. तो यहाँ पर हमें कहा गया कि करंट इज इक्वल टू, हमें पता चल गया 3E/R है. ठीक है, ड्यू टू दिस करंट द टेम्परेचर ऑफ द वायर रेजेस बाय डेल्टा T इन अ टाइम T. तो MC डेल्टा T is equal to power through the wire, which is I square R into time T. ठीक है, heat gained by the wire is equal to power loss या joules heating in time T. Due to current, the temperature is increased. Number n of similar cells is now connected with the same wire but of length 2L. Same material, same cross section, but length 2L. ठीक है, तो इस बार हमने जो वायर यूज की उसकी लेंथ डबल है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी रेजिस्टेंस भी डबल है. और इस बार सेल n यूज किए गए हैं, पता नहीं n कितना है. ठीक है, इस बार n सेल यूज किए गए हैं, तो इस बार जो करंट होगा यार, दैट विल बी NE डिवाइडेड बाय 2R. और कहा है कि इस बार भी टेम्परेचर उतना ही बढ़ा है. टेम्परेचर चेंज इज सेम, दैट मीन्स हीटिंग इज सेम. तो ये MC डेल्टा T की जरूरत नहीं थी, which means power is same. Is it same? No, it is not same. Temperature change is same, क्योंकि अगर वायर की लेंथ डबल हुई है तो मास डबल हो जाएगा. मेरी गलती हो गई यहाँ पर. सो 2MC डेल्टा T, मास डबल हो जाएगा ना यार, इज इक्वल टू I स्क्वेयर इंटू 2R इंटू T. ठीक है, आप चाहो तो है ना I स्क्वेयर R की जगह V स्क्वेयर अपॉन R भी लिख सकते हो, लेकिन बात वहीं आ जाएगी. ठीक है, तो MC डेल्टा T की वैल्यू तो हमें पता ही है. इसको I1 लिखते हैं, इसको I2 लिखते हैं.
I1 की वैल्यू भी है, I2 की वैल्यू भी है। ठीक है, अब हमें n निकालना है। तो 2 इंटू I1 स्क्वायर R इंटू टी इज इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू 2R इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ कैंसिल होके हमें मिल रहा है I1 शुड बी इक्वल टू I2, यानी कि 3E अपॉन R शुड बी इक्वल टू NE अपॉन 2R। E और R कैंसिल हो गए, n की वैल्यू आ गई 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्या हुआ। हमें कहा गया था कि वायर का टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज होता है जब 3 सेल लगाते हैं, तो हमने कहा एम सी डेल्टा टी शुड बी I1 स्क्वायर R इंटू टी। आई क्या था, करंट ड्यू टू 3 सेल्स, 3E/R। फिर हमें कहा गया कि वायर की लेंथ डबल कर दो, तो रेजिस्टेंस 2R हो गई। सेल n लगाने हैं, इस बार n पता नहीं कितना है। इस बार भी टेम्परेचर चेंज सेम है। अच्छा, इस बार वायर की लेंथ डबल होने से मास डबल हो गया, वो गलती कर गया था मैं, लेकिन टाइम पे संभाल लिया मैंने खुद को। ठीक है, मैंने मास का डबल होना नहीं देखा था पहले, लेकिन मैंने टाइम पे वो 2 लगा दिया। दिस विल बी इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू 2R इंटू टी। 2 क्यों लगा है, मास डबल हुआ है। फिर मैंने MC डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से उठा के I1 स्क्वायर R इंटू टी कर दी। ठीक है, संजोग ऐसे बने कि भैया आई सब कुछ कैंसिल होके I1 इक्वल्स I2 आ गया, यानी कि 3E/R इज इक्वल टू NE/2R। यहाँ पर ही ऐसा हुआ है, सिर्फ यहाँ ऐसा हुआ है। ठीक है, किसी और क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि ऐसा होता। n की वैल्यू 6 है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 65। यार मैं भी रात के 11:30 बजे के आसपास शूट कर रहा हूँ वीडियो, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। In the given circuit with a steady current, what is the potential drop across the capacitor? बाप रे। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं इसको। ध्यान से देखना है, एक बैटरी यहाँ लगी हुई है, पोटेंशियल है V, कैपेसिटर है C। मैं इस ब्रांच को सबसे अलग शो कर रहा हूँ, और उसके अलावा 2 बैटरीज और लगी हैं V, इंटरनल रेजिस्टेंस R, 2V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2R। और मैं इन दोनों बैटरीज को पैरेलल में मान रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों बैटरीज को मैं पैरेलल में मान रहा हूँ, तो इनका मैं इक्विवेलेंट EMF निकाल सकता हूँ। E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू V अपॉन R प्लस 2V अपॉन 2R होल डिवाइडेड बाय 1/R प्लस 1/2R। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, वो वाला फॉर्मूला लग गया है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2V डिवाइडेड बाय R होल डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 2R। R से R कैंसिल हो गया, इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू आ गई 4V अपॉन 3। तो सर्किट को रिड्रॉ कर लें। ये V है, ये 4V/3 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है जो 3/2R आ रही है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, समझाता हूँ। एक वर्ड यूज हुआ है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट का मतलब है कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। ठीक है, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, कोई करंट नहीं है। अगर करंट 0 है इस सर्किट में, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है। तो पोटेंशियल कौन कॉज कर रहे हैं? ये 4V/3 और ये V, बस, और कोई नहीं क्रिएट कर रहा पोटेंशियल, और ये है रॉन्गली कनेक्टेड। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? 4V/3, रॉन्ग कनेक्शन है तो माइनस होगा। ठीक है, आंसर इज V/3, विच इज ऑप्शन सी। समझे बात? ये वाला सर्किट ऐसे अरेंज कर दिया, फिर हमने कहा I = 0। देखो कंसेप्ट कितने लगे। सबसे पहले लगा पैरेलल का कंसेप्ट, पैरेलल सेल्स का कंसेप्ट। उसका दूसरा कंसेप्ट लगा RC का कंसेप्ट, कि जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, स्टेडी स्टेट आ जाती है, तब करंट 0 होता है। तीसरा कंसेप्ट लगा रॉन्ग कनेक्शन का कंसेप्ट, कि ये 4V/3 और ये V जो है ये रॉन्ग कनेक्शन में है, इनके नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन जो नेट EMF लेना चाहिए, नेट वोल्टेज लेनी चाहिए इस पूरे सर्किट में, वो क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, सो मतलब माइनस करना चाहिए इन दोनों को, ऐसे नहीं, नेगेटिव कहना गलत था। E1 माइनस E2 करना चाहिए, तो 4V/3 माइनस V किया, आंसर बिकम्स V/3। इतने सारे कंसेप्ट टेस्ट हो रहे हैं, कैलकुलेशन क्या थी? बस ये
इसलिए मेंस मुश्किल है। ठीक है, कंसेप्ट्स बहुत सारे थे, कैलकुलेशंस बहुत कम थी। ये होते हैं मेंस के क्वेश्चंस। ये हैं वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस जिन पे नॉर्मल बच्चा जो होता है, एवरेज बच्चा जो सिंपल फॉर्मूला रट के चला जाता है, जिसके स्कूल के टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, जिसके जेनेसिस के कोचिंग के टेस्ट में भी ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, मेंस में वो फंस जाता है। क्योंकि मेंस में हम यहाँ जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम एक चैप्टर का टेस्ट लेते हैं तो हम सारा कंसेप्ट उसी के रखते हैं। इन्होंने एक साथ ही 3-4 कंसेप्ट डाल देने, आरसी भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया। इसीलिए आपको इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी बहुत जरूरी थी। ओके, क्वेश्चन 67, एक 100 वॉट का बल्ब है, ठीक है, और दो बल्ब हैं 60 वॉट के। अच्छा, डायग्राम में जो लिखा गया वो थोड़ा गड़बड़ है। ये 60 वॉट, अरे यार मैंने बल्ब को रजिस्टर की तरह शो कर दिया, प्लीज समझ जाना बात। या चलो यार बल्ब बना ही देते हैं, बल्ब बना ही देते हैं यहाँ पे। ये भी 60 वॉट का है और ये भी 60 वॉट का है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट सोर्स एज शोन। ये 250 वोल्ट का हमारा सोर्स है, ठीक है। दे आर द आउटपुट पावर्स कितनी है, इसका नाम है B1, तो इसकी आउटपुट पावर है P1, इसकी आउटपुट पावर है P2, इसकी आउटपुट पावर है P3। पहली चीज हमें दिख गई कि P2 प्लस P3, सॉरी P2 शुड बी इक्वल टू P3। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसमें P2 इक्वल्स P3 या W2 इक्वल्स W3 होना चाहिए, ठीक है। ये होना जरूरी है, तो या तो ऑप्शन ए सही हो सकता है या ऑप्शन सी सही हो सकता है, ठीक है। अब देखो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, ओके। इसकी पावर, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो है वी स्क्वेयर अपॉन 100, ये R1 है। जबकि R2 और R3 की वैल्यू है वी स्क्वेयर अपॉन 60। तो जो अपर ब्रांच है इसमें टोटल रेजिस्टेंस है वी स्क्वेयर अपॉन 60 इंटू 2, यानी कि वी स्क्वेयर अपॉन 30, जबकि लोअर ब्रांच की रेजिस्टेंस है वी स्क्वेयर अपॉन 100। अपर ब्रांच की रेजिस्टेंस ज्यादा है, लोअर ब्रांच की रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। लोअर ब्रांच की रेजिस्टेंस कम है। कम ब्रांच वाली रेजिस्टेंस ज्यादा करंट लेगी, ज्यादा पावर डेवलप करेगी, ठीक है। लो रेजिस्टेंस ब्रांच टेक्स मोर पावर, ठीक है, बिकॉज पैरेलल में पावर इज वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। सीरीज में आई स्क्वेयर आर लगाना है, पैरेलल में वी स्क्वेयर अपॉन आर लगाना है हमेशा, ठीक है। सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दैट मीन्स P1 should be more than P2 P3। तो P1 is more than P2 और P3, आंसर शुड बी A। ओके, क्लियर है बात। अगर आप इंडिविजुअल बात करोगे तो भी देखो, P2 की वैल्यू कितनी है वी स्क्वायर बाय 60, P3 की वैल्यू भी है वी स्क्वायर बाय 60, तो ये जुड़ के भी उतनी पावर नहीं दे पाएंगे जितना P1 अकेला दे देगा। इंडिविजुअल तो छोड़ो, इन दोनों की जोड़ भी दो तो भी पावर P1 के जितनी अकेले की नहीं आ पाएगी। सो P1 इज मोर देन P2 और P3 एंड P2 इक्वल्स P3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो कभी कभी ना तिकड़मी दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हमेशा कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन 72 आप में से कुछ लोगों ने पूछा है यार। क्वेश्चन 72 एक ऐसा डिवाइस है जो जिसे कहते हैं पोस्ट ऑफिस ब्रिज। ये एक बहुत पुराना डिवाइस है जो मोर्स कोड वगैरह यूज करते हुए यूज होता था। एनसीईआरटी से इसे हटे लगभग 15 साल हो चुके हैं। मैं जब पढ़ता था ना तब भी हट चुका था, ठीक है। ये कोई बहुत पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक में से ये असाइनमेंट बनाई थी, शायद इसलिए आ गया है। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। सर करा दो ना। नहीं करा सकता बेटे, क्योंकि पहले मेरे को आपको पोस्ट ऑफिस ब्रिज की थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, वो तो बेकार थ्योरी है, वो क्यों करेंगे हम, ठीक है। सॉरी अबाउट दैट। क्वेश्चन 73 पे आते हैं। A capacitor is charged using external battery with a resistance X in series.
द डैश्ड लाइन शोज वेरिएशन ऑफ लॉग ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें कहा गया है कि एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया है और लॉग ऑफ करंट का ग्राफ बनाया गया है जो ऐसे बन रहा है, ऐसे डैश लाइन ऐसे है ना। इफ द रेजिस्टेंस इज चेंज टू 2x व्हाट विल बी द न्यू ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, तो हमें करंट के इस ग्राफ में दो चीजें देखनी है, स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही, लॉग आई वर्सेस टी का ग्राफ। हमें दो चीजें देखनी है कि क्या उसके स्लोप में कोई चेंज आएगा और क्या उसकी इनिशियल वैल्यू में कोई चेंज आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस 2x हो गई है। अब हमें पता है करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है ओरिजिनल वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इनटू सॉरी अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन आर इनटू e raised to power minus t डिवाइडेड बाय RC। ठीक है, तो अगर हम log I करेंगे, log I इज नेचुरल लॉग ऑफ V नॉट बाय R, या नेचुरल लॉग ऑफ I नॉट लिख सकते हो आप, प्लस माइनस t डिवाइडेड बाय RC। ठीक है, इस चीज को हम I नॉट कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी log I वर्सेस t के बीच में, ये हमें दिख गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, इसकी y इंटरसेप्ट ये वाला पॉइंट, जिसकी वैल्यू होती है v नॉट बाय r, और इसके स्लोप की वैल्यू है माइनस टी डिवाइडेड बाय आर इंटू सी। तो अब इन्होंने हमें कहा है कि हमने रेजिस्टेंस डबल कर दी है। ठीक है, रेजिस्टेंस डबल कर दी है, तो जो y इंटरसेप्ट थी, ठीक है, वो हाफ हो जाएगी, वो v नॉट बाय 2r हो जाएगी, यानी कि यहां से शुरू होगा अब ग्राफ, नया ग्राफ, और जो स्लोप है वो कम हो जाएगा। ठीक है, स्लोप की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ओरिजिनल लाइन के मुकाबले स्लोप कम हो जाएगा। स्लोप कम होने का मतलब क्या है कि लाइन बिल्कुल ऐसे सीधे नीचे नहीं जाएगी, थोड़ा ऐसे जाएगी। ठीक है, तो पी क्यू आर और एस में से पी और क्यू है जिनके लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू कम है, लेकिन पी का और डैश लाइन का स्लोप लगभग सेम है, क्यू का स्लोप डैश लाइन से कम है। ठीक है, आर इज डबल तो वाई इंटरसेप्ट इज हाफ एंड स्लोप इज ऑल्सो हाफ। ओके, सो लाइन आर और एस तो हो नहीं सकती क्योंकि उनमें वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बढ़ रही है। पी और क्यू में कंपटीशन था, लेकिन पी का और डैश लाइन का स्लोप सेम है, सो जो नई लाइन बनेगी दैट शुड बी लाइन क्यू, क्योंकि उसका स्लोप कम हो गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 74। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम लिखना चाहिए था यार। इज यूज्ड एज एन एमीटर यूजिंग अ रेजिस्टेंस, यानी कि एक शंट यूज की गई है 0.1 ओम की। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 100 माइक्रो एम्पियर, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कभी भी करंट 100 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एट व्हाट करंट इन द सर्किट द गैल्वेनोमीटर विल शो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो एमीटर में से आप मैक्सिमम करंट कितना भेज सकते हो, ये क्वेश्चन है। फिर से बात आएगी सर हमें फॉर्मूला याद नहीं है, एमीटर और गैल्वेनोमीटर करंट के रिलेशन याद नहीं है। मैंने कहा भी कब कि उनको याद करना है। मैंने आपको हमेशा कहा कि अगर एमीटर या वोल्टमीटर का क्वेश्चन आता है तो आपने हमेशा डायग्राम बना के सॉल्व करना है उसका। डायग्राम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, उसकी रेजिस्टेंस और पैरेलल में एक शंट। एक करंट आता है जिसकी वैल्यू है आई ए, इसमें से आई जी गैल्वेनोमीटर में जाना चाहिए, और जो बच गया आई माइनस आई जी ये शंट में जाना चाहिए। हमें इस आई ए की वैल्यू पूछी गई है, हमें कहा गया कि आई जी 100 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। अब देखो आई जी की वैल्यू है 100 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 10 पावर माइनस 4 एम्पियर। ठीक है, तो आई ए में से अगर हम इसे माइनस करेंगे कुछ खास बनता नहीं है वैसे। ठीक है, लेकिन चलो करके देख लेते हैं एक बार, हमें नहीं पता आई ए की वैल्यू कितनी आएगी। इन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई ए माइनस आई जी लिखना था यहाँ पे। सो आई ए इंटू एस इज इक्वल टू आई जी
इंटू आर जी प्लस एस, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। आई ए इंटू 0.1 इज इक्वल टू आई जी इंटू 100.1, 100 प्लस 0.1 होगा ना यार, तो आई ए इज इक्वल टू 100.1 इंटू 10⁻³ ये 10 उधर जाएगा तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो आई ए की वैल्यू आ गई 100.1 मिली एम्पियर। अगर आप ये 0.1 को इग्नोर कर भी देते तो आपके पास आंसर 100 मिली एम्पियर आता। और आप देख रहे हो कि ऑप्शंस कैसे हैं, 100, 1000, 10 और 1, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कुड हैव टिक द क्लोजेस्ट टू करेक्ट आंसर। बट इस क्वेश्चन में थैंकफुली कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुई कि हम अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती, कहीं दूसरे क्वेश्चन में पड़ भी सकती है, उस केस में आप आई जी को इग्नोर कर सकते हो आई ए के सामने। चलो लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगा। तुम भी असाइनमेंट कंप्लीट करके आराम करना यार। जब तक असाइनमेंट कोई ट्राई की हुई हो ना और वो कंप्लीट ना हुई हो, उसके क्वेश्चंस रहे हुए हो, तो दिल में एक बात सी रह जाती है, अरे यार क्वेश्चन रह गए रह गए रह गए। तो हमें एक बड़ा अजीब सा सर्किट डायग्राम दिया गया है, ठीक है, 10 वोल्ट्स, 5 ओम। इस क्वेश्चन को वैसे तो ओरली सॉल्व किया जा सकता है, 20 वोल्ट्स एंड 10 ओम। हमसे पूछा है कि इस 2 ओम में से रेजिस्टेंस कितनी, 2 ओम में से करंट कितना जा रहा है, व्हाट इज I2, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है भैया हमारे लिए। द आंसर इज 0। वाई? क्योंकि ये 10 वोल्ट के भी नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा है, 20 वोल्ट के भी नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा है। नेगेटिव पोटेंशियल को अगर हम 0 मानते हैं तो इस 2 ओम के अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस बना ही नहीं, हाँ या ना, कुछ भी नहीं बना। तो 2 ओम में से कितना करंट है, 0, कहानी होगी खत्म। आप इसके ऊपर कर्चॉफ लॉ लगाना भी चाहोगे ना, तो आपको इतना ही पता चलेगा कि इस 5 ओम में से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है और इसमें से हाफ एम्पियर का करंट जा रहा है, इस 75 में से कोई करंट जा ही नहीं रहा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 76 है यार, ये क्वेश्चन 76 है, नॉट 75, 76, ठीक है। देयर इज नो करंट थ्रू दिस 2 ओम। ये दोनों सर्किट्स आपस में कोई करंट एक्सचेंज नहीं करते। अच्छा ऐसे लगा होता ना, अगर मान लो मैं येलो से शो करता हूँ, अगर ऐसे लगा होता शायद कुछ उम्मीद थी, क्योंकि एक के पॉजिटिव से दूसरे के नेगेटिव से जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ ये दोनों के नेगेटिव से ही जुड़ रहा है, कोई उम्मीद नहीं है भैया, इसमें से कोई करंट जाएगा ही नहीं। ओके, 2 ohm is between 2 points of same potential। बात ये नहीं जीरो है, बात ये है कि सेम है, ठीक है। V इक्वल 0 ऑन ईच। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कहां से आएगा, करंट थ्रू 2 ohm इज 0, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देयर इज नो अदर वे। आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो इसके ऊपर कर्चॉफ लगाएंगे, कर्चॉफ नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास अननोन होंगे, 3 इक्वेशन बनेंगी, 2 लूप ही 2 हैं, लूप ही 2 हैं, अननोन हो जाएंगे 3, 5 ओम का करंट, 10 ओम का करंट और 2 ओम का करंट, ठीक है। आपके पास एक अनसॉल्वेबल सिस्टम खड़ा हो जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ ये बनेगा कि 2 ओम इज 0, आपको 2 ओम को अपनी तरफ से 0 एज्यूम करना पड़ेगा और तब आप 5 और 10 ओम के को सॉल्व कर पाओगे, वरना कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। इसके बाद भी अगर मन में कोई शंका रह गई है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, कोई समस्या नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी मुझे काफ़ी लोगों ने डाउट्स भेज दिए हैं, लगभग 20-22 क्वेश्चन होंगे, उसकी भी एक ऐसी ही लाइव लेक्चर बोल रहा हूँ, एक रिकॉर्डेड लेक्चर बना के हम आपको बहुत जल्दी दे देंगे। आज रात हो गई है, चलो मैं भी अब सो जाता हूँ, तुम भी आराम करो। गुड नाइट, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।